एक देश जहां से निकली 4 ग्रेट इन्वेंशंस, पेपर मेकिंग, गन पाउडर, कंपास एंड प्रिंटिंग। एक देश जो देखते ही देखते इतनी बड़ी इकॉनमी बन गया कि दुनिया की इकॉनमी उसके चारों तरफ घूमने लगी। आज आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट उठाएं और उसके पीछे देखेंगे तो आपको दिखेगा इसी देश का नाम। और चाहे भले ही चीजें आपके अपने देश में बन रही हो, लेकिन जो डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल की वो हमेशा रहेगी इस देश के ऊपर। हम बात कर रहे हैं चाइना की, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की, और आखिर में कैसे ये सब बदल रहा है उसके बारे में। हेलो राइडन फैमिली, मेरा नाम है अभिनव और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो होने वाली है चाइना +1 के बारे में। हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आते रहें। अब बात करते हैं 30 साल पहले की। इंडिया के अंदर उस वक्त रिफॉर्म्स हो रहे थे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के लिए, लेकिन उस समय जो वेस्टर्न कंट्रीज थी और वेस्टर्न इकोनॉमीज को एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव मिला अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करने का यूरोप और वेस्ट से बाहर, और वो था चाइना। वहाँ की चीप लेबर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखते हुए उन्होंने वहाँ पे हेविली इन्वेस्ट किया, जो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्सेंट्रेट होने लगे। अब हम सब जानते हैं कि चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन चीज़ों को आसान भाषा में समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको ये इमेज। इस इमेज में ये दिखाया गया है कि चाइना का जो टोटल प्रोडक्शन आउटपुट है 1 साल का वो कितना है। अगर इसे आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि चाइना के बाद जो 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनका जो कंबाइंड टोटल आउटपुट है वो लगभग चाइना के बराबर है। और वो 3 कंट्रीज कौन सी हैं? अमेरिका, जापान एंड जर्मनी। और अगर आप इसे पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जापान 3rd लार्जेस्ट है और जर्मनी 4th लार्जेस्ट है। एक बहुत ही कॉमन सा पर्सपेक्टिव है कि चाइना के अंदर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है चीप लेबर। लेकिन चीप लेबर तो हमारी जैसी कंट्रीज में भी है, वियतनाम में है, थाईलैंड में है, इंडिया में है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब सिर्फ चाइना क्यों बना? उसके असल रीजन है ये। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम। चाइना के अंदर जो बिजनेस का इकोसिस्टम है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग है, और जो एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़ हैं उन्हें हमेशा से प्रमोट किया गया है। और उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ देती हैं अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा रीज़न है वो है लोअर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। अब जो चाइना है वो वेस्ट तो है नहीं जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को फॉलो करना पड़े। आप चाहे जितना मर्जी ग्राउंड वाटर यूज़ कीजिए, जितनी मर्जी बिजली यूज़ कीजिए, कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कंप्लाइंसेस को आपको मानने की ज़रूरत नहीं थी अगर आप उस समय में चाइना के अंदर अपनी बिजनेस यूनिट को सेटअप कर रहे हैं। तीसरा रीज़न है लोअर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। आज भी अगर आप चाइना को गौर से देखेंगे और चाइना की इकोनॉमी को गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड प्रोविंसेस मिल जाएंगे जहां पर एक स्पेसिफिक चीज़ की ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो सिर्फ शूज़ बनाती हैं, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो सिर्फ सर्किट बोर्ड्स बनाती हैं, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो सिर्फ फर्नीचर्स बनाती हैं। इससे क्या होता है? इससे जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं उनके ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है और एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है जहां पर बहुत ही ईजिली कॉस्ट को कम रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सकता है और दुनिया के अंदर जो सप्लाई चेन है उसको ठीक से मैनेज और बढ़ाया जा सकता है। और धीरे धीरे इसी इकोसिस्टम ने एक बहुत ही रोबस्ट सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसने कंपनीज की जो ओवरऑल कॉस्ट थी उसे बहुत ही नीचे ला के रख दिया। लेकिन क्योंकि बहुत कम टाइम में चाइना ने इतनी डेवलपमेंट की है तो उसके साथ साथ जो चाइना ने अपने लोगों की पॉवर्टी से अपलिफ्टमेंट है वो भी बहुत ही बड़े लेवल पर की है। चाइना ने लगभग 700 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा दिया। इससे जो उनकी चीप लेबर वाली जो एडवांटेज थी वो धीरे धीरे वीक होती चली गई। चाइना +1 क्या है? बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर कंट्रीज ने और कंपनीज ने ये रियलाइज़ किया 2013 में, जहां पर उन्हें ये लगा कि जो उनकी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर प्रोडक्शन को लेकर कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और उन्हें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत है।
और इस चीज को और स्टीम मिली जब कोविड-19, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और घटती हुई कॉस्ट एडवांटेजेस ने उन्हें मजबूर कर दिया एक रोबस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढने का चाइना की, जहां से वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को साइमल्टेनियसली रन कर सकें अगर चाइना के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि कोविड-19 के अंदर इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट और स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन्स लगे चाइना में कि पूरी की पूरी वर्ल्ड की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। और भी कारण है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेफ्टी, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस, जिनके बारे में चाइना बहुत ही लीनियंट था, उन सब चीज़ों के बारे में अब चाइना बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और कंपनीज को ज़्यादा रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मूव करने का दूसरी कंट्रीज़ में, वो है चाइना की ऐसी पॉलिसीज़ जहाँ पर उन्हें एम्प्लॉयज़ का, इसके साथ साथ कस्टमर्स के डेटा को शेयर करने से पहले कंट्री से परमिशन लेनी होगी। और अब बारी है हमारी। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ में ये देखा है कि एप्पल 2025 तक 25% अपनी आईफोन की प्रोडक्शन इंडिया से करेगा, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आने लगी है China+1 पॉलिसी के थ्रू। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ को फ़ायदा मिला है, उसमें से जो मेजर फ़ायदा हुआ है वो है वियतनाम, थाईलैंड और इसके साथ साथ फिलीपींस को। तो दोस्तों, चाहे वो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लॉन्च करना हो, बहुत ही रैपिडली हाईवेज और एक्सप्रेसवे का एक्सपेंशन करना हो, रेलवे का एक्सपेंशन करना हो और नई 5G पॉलिसी को लॉन्च करना हो, बहुत ही सारे कदम इंडिया ले रहा है बहुत ही रैपिडली, ताकि वो इस इन्वेस्टमेंट को कैच कर सके और दुनिया के लिए बन सके एक डिपेंडेबल पार्टनर। और इस China+1 पॉलिसी का जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो होने वाला है हमें। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। दिस इज़ अभिनव शर्मा साइनिंग ऑफ।